नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक अगला टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, थ्रो लाइट ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के उत्थान और पतन पर प्रकाश डालिए। तो जैसे कि हम अपने पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं कि 1899 से कर्जन का टाइम पीरियड शुरू होता है। फिर उसके बाद उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं और उसमें से एक पॉलिसी आती है डिवाइड एंड रूल की। और अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के चलते ही वो बंगाल का विभाजन कर देता है और उस बंगाल विभाजन के रिएक्शन के तौर पर ही स्वदेशी मूवमेंट चालू होता है, स्वदेशी आंदोलन इंडिया में चालू होता है। तो अब इसी स्वदेशी आंदोलन ने किस तरीके से पीक पकड़ी थी और फिर किस तरीके से इसका फॉलो आउट हो गया था, हम इसे समझेंगे। हम अपने आंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताएंगे कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से विभाजन विरोधी आंदोलन को शुरू किया गया और स्वदेशी आंदोलन इसे विभाजन विरोधी आंदोलन का एक हिस्सा हुआ करता था। यानी कि स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था, उसका पार्ट था। और इसी दौरान मीटिंग होती है, एक बड़ी पब्लिक मीटिंग होती है जिसमें कि मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट का बहिष्कार किया जाता है, उसे बॉयकॉट किया जाता है। जो लिवरपूल नमक था और उसके अलावा मैनचेस्टर के कपड़े थे, इनका बहिष्कार किया जाता है, इनको इस्तेमाल करने से बहिष्कार किया जाता है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली विभाजन हो जाता है। 1903 में जब विभाजन का प्रस्ताव आया था और उसके बाद 20 जुलाई 1905 को जब आदेश जारी हुआ था विभाजन का, उस दौरान मॉडरेट्स ने बहुत सारे एफर्ट किए थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह करके उन्होंने एफर्ट्स किए थे। प्रेयर एंड पिटीशन के ही अपने मेथड को उन्होंने यूज़ किया था और पार्टीशन को रोकने की उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की थी। उन्होंने बहुत सारी अर्जियां डाली, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स करी, लेकिन कुछ भी फ़ायदा देखने को नहीं मिला और फाइनली कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया 16 अक्टूबर को। तो उससे ये समझ में आया एक्सट्रीमिस्ट को कि खाली ऐसे पटिशन करके, पब्लिक मीटिंग करके किसी भी तरीके से विभाजन को रोका नहीं जा सकता है और अंग्रेज़ी सरकार से अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती है। तो विभाजन तो हो गया, अब विभाजन हो गया और विभाजन के लिए अपना जो रिएक्शन है, अपना ऑपोजिशन है, वो जाहिर करने के लिए पूरे बंगाल में उस दिन शोक का दिन मनाया गया। बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गाया, अमर सोनार बांग्ला गाया और लोगों को एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी और एकता जताई कि हम सब भाई भाई हैं और बंगाल के विभाजन से हम विभाजित नहीं होंगे। अपनी एकता जताई और अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा है और ये किस बुक से इंस्पायर्ड है। फिर बंगाल में विभाजन मेनली हुआ था, ज़्यादातर प्रोटेस्ट बंगाल में देखने को मिला था, लोगों ने बंगाल में ज़्यादा आंदोलन किए थे, लेकिन ये बंगाल विभाजन से रिलेटेड आंदोलन पूरे इंडिया भर में फैलाया गया और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेताओं ने इसे फैलाया था। तो अगर हम बात करें पूना और बॉम्बे की, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वदेशी आंदोलन को फैलाया, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में, सैयद हैदर रज़ा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। फिर 1906 में कांग्रेस का सेशन होता है कलकत्ता में और इसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि 1906 का जो कांग्रेस का सेशन था, इसको किसने प्रेसाइड किया था, इस पे प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे इस सेशन के। फिर विभाजन के बाद राष्ट्रवादियों का एक कट्टरपंथी समूह सक्रिय हो गया और 1905 से 1908 की अवधि में भावुक राष्ट्रवादियों का उदय हुआ। और इसी दौरान लाल बाल पाल का जो ट्रायो था, लाल बाल पाल की जो ये तिकड़ी थी, ये बहुत एक्टिव हो जाती है और ये बहुत बड़े बड़े काम करती है। उसके बाद 1905 में जब विभाजन हो गया फाइनली, तो जो भी स्वदेशी मूवमेंट था उसका पूरा कंट्रोल चरमपंथी नेताओं के अंदर, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के अंडर आ गया।
चरमपंथी नेता अपना लक्ष्य स्वराज को माना करते थे। इसके पहले जो मॉडरेट लीडर थे वो स्वराज की बात नहीं करते थे, वो बस इंडियन का पार्टिसिपेशन चाहते थे इंडिया के गवर्नमेंट में। लेकिन स्वदेशी नेताओं ने स्वराज की मांग करी, एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने स्वराज की मांग करी और उन्होंने बहिष्कार आंदोलन को शुरू करा। वो जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ें थी उनका बहिष्कार किया करते थे और उन्होंने सेल्फ रिलायंट पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार किया, अदालतों का, नगर पालिकाओं का, सरकारी उपाधियों, इन सब का बहिष्कार किया और पूरी तरीके से उन्होंने सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करी। चरमपंथी नेताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को एक बड़े पैमाने पर आंदोलन में बदलने की कोशिश की जो भारत को विदेशी शासन से मुक्त कर देता। इसके बाद चरमपंथियों के अधीन संघर्ष में क्या क्या चीज़ें शामिल थी हम देखेंगे। तो जैसे हमने देखा, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, उन्होंने जनसभाएं की और जनता को जुटाने के लिए जुलूस चलाए। बारिसल में अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बंधन समिति बनाई और वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों द्वारा तमिलनाडु में स्वदेशी संगम जैसी समितियों का गठन किया गया। यानी जगह जगह इन्होंने समितियां गठित करी, लोगों को अपने से जोड़ा और इस स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने एक जन आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश की। फिर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को फैलाने के लिए गणपति और शिवाजी त्योहारों के अवसरों को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करा। तो जो भी चीज़ें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को आम जनता से जोड़ सकती थी, उन्होंने उन सब चीज़ों का यूज़ करा कि वो आम जनता तक पहुंच पाएँ और अपनी बात पहुंचा पाएँ और उस जनता को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ पाएँ और इस पूरे मूवमेंट को एक बड़ा मूवमेंट बना पाएँ। फिर उन्होंने स्वावलंबन पर यानी सेल्फ रिलायंस पर और स्वदेशी एंटरप्राइजेस पर बल दिया। उन्होंने पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करी और पूरी तरीके से विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने की कोशिश करी और इसी के चलते उन्होंने स्वदेशी उद्यम भी स्थापित करने की बात कही और उन्होंने स्वदेशी उद्यम स्थापित करने की कोशिशें भी करी। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम बनाए गए और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरबिंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्राध्यापक बने, प्रिंसिपल बने। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को और पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में बड़े पैमाने पर इतनी भागीदारी देखी गई जिसमें महिलाएं और छात्र भी शामिल थे। अब स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे करके फेल होने लगा और 1908 तक आते आते काफ़ी हद तक फेड आउट हो चुका था और 1912 में फिर जब पूरी तरीके से बंगाल एक हो जाता है और बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है, दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, उस टाइम पे तो पूरी तरीके से मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन 1908 से ही मूवमेंट काफ़ी फेड आउट होने लग गया था और इसके काफ़ी सारे कारण हुए जिसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपकी हर तरीके की डाउट्स, हर तरीके की क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा और जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे उन सब की PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1857 के बाद से पहली बार इतना बड़ा मूवमेंट को देखने को मिला था जिसमें इतना बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिला था और गांधी जी के आने से पहले का ये सबसे बड़ा मूवमेंट था 1900s का। और लेकिन ये निम्नलिखित कारणों से समाप्त हो गया। सबसे पहला था गवर्नमेंट रिप्रेशन। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, गवर्नमेंट ने सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया, हर तरीके से दमन करने की कोशिश करी मूवमेंट का और गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सफल रही और वो मूवमेंट को दबा सकी। लाला लाजपत राय ने थोड़े टाइम के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दी, वहीं बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि मूवमेंट धीरे धीरे फेड होने लगा। सबसे बड़ा कारण उसमें से था सरकारी दमन। सरकार ने जब दमन किया तो हर तरीके की नीति अपनाई और एक्सट्रीमिस्ट को हर तरीके से उसने टॉर्चर करने की कोशिश करी। मॉडरेट्स पे उतना उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी, मॉडरेट्स को उतना नहीं दबाए, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनका काफ़ी दमन किया और ये पूरा मूवमेंट उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर ही चला रहे थे। तो मूवमेंट जब लीडरलेस बन गया तो मूवमेंट ख़त्म हो गया धीरे धीरे। फिर एक प्रभावी संगठन और पार्टी संरचना का अभाव था। तो यूँ तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड था लेकिन इसके पास कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था और ये भी एक कारण बना मूवमेंट के फेड आउट होने का। फिर 1908 के बाद आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया क्योंकि कई नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या निर्वासित कर दिया गया और अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए।
1907 में सूरत विभाजन ने आंदोलन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया। तो जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस करा कि सरकार ने दमन किया और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को बहुत परेशान किया, उन्हें जेल में डाला, उन्हें हर तरीके से दबाने की कोशिश करी। तो ज़्यादातर नेता तो जेल चले गए और कुछ नेताओं ने उस टाइम पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। तो कोई भी लीडर नहीं रहा इस मूवमेंट का, तो लीडरलेस मूवमेंट हो गया, इसलिए ये फेल हो गया। उसके अलावा सूरत स्प्लिट होती है 1907 में, तो जो कांग्रेस के अंदर की यूनिटी थी वो भी टूट गई। ये भी एक बड़ा कारण बना मूवमेंट के फेल होने का। फिर ये मूवमेंट पूरा उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित था और ज़मींदारों किसानों को इससे बाहर रखा गया था। तो जैसे कि 1857 के मूवमेंट में हमने देखा ज़मींदार, पेजेंट, ये सारे के सारे इंक्लूडेड थे मूवमेंट में, और एक सेक्शन जो मिडिल क्लास था वो इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए मूवमेंट फेल हुआ था। और 1905 के स्वदेशी आंदोलन में उल्टा हो गया इसका, कि इसमें मिडिल क्लास जो था वो इंक्लूडेड था, लेकिन जो पेजेंट और ज़मींदार वाला तबका था वो नॉन इंक्लूडेड था। तो मतलब पूरा पार्टिसिपेशन इसमें नहीं हो पाया सोसाइटी के हर क्लास का, इस वजह से ये मूवमेंट फेल हो गया। फिर कोई भी जन आधारित आंदोलन इतने लंबे समय तक उच्च पिच पर नहीं रह सकता है। तो एक कारण ये भी बना कि इतना बड़ा मूवमेंट जिसमें इतना बड़ा पार्टिसिपेशन हो, इतने लंबे समय तक के लिए सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करने की बात कर दी जाए, तो लोगों को उस टाइम पर तो जो भी नेसेसरी चीज़ें थी वो सरकार ही प्रोवाइड कर रही थी। तो कितने लंबे समय तक लोग सरकार का बहिष्कार करेंगे, कितने लंबे समय तक हड़तालें चलती, ज़्यादा लंबे समय तक तो चल नहीं पाती हैं जो नेसेसरी चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो इसी वजह से ये मूवमेंट भी उतने लंबे समय तक अपनी पिच पर को मेंटेन नहीं रख पाया, अपनी तीव्रता कायम नहीं रख पाया, और फिर वो धीरे धीरे फेड आउट हो गया। तो इसी के साथ हमने समझा स्वदेशी मूवमेंट को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।